वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने जो पहले 4 यूनिट कंप्लीट किए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम इनके फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे। टॉपिक टॉपिक का नाम, उसके साथ उसके फार्मूलाज जो उससे रिलेटेड हमने पढ़े उनको लिखेंगे। फिर अगर कहीं पर ग्राफ इन्वॉल्व हुआ, हम उस ग्राफ को रिवाइज करेंगे, ताकि एक दफ़ा आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो जाए कि आपने जो जो चीज़ पढ़ी है, आपने उसको खुद से जब रिवाइज करना है तो किस तरह से रिवाइज करना है। तो आपकी नोटबुक्स रेडी होने चाहिए कि मैं जब टॉपिक का नाम लिखूं तो टॉपिक के नाम लिखने के साथ ही आप लोगों ने अपने फार्मूलाज लिखने हैं। जो इसका पैटर्न है वो समझें कि लेट से मैं टॉपिक लिखता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के जो फार्मूलाज याद हैं आप लोगों ने लिख देने हैं। उसके बाद मैं उसके फार्मूलाज लिखूंगा ताकि प्रॉपरली रिवीजन हो सके कि जो टॉपिक हम लिखें उस टॉपिक के फार्मूलाज आप लोगों ने खुद से लिखने हैं और फिर उसको मैच करना है कि क्या वो फार्मूलाज करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। और स्टार्ट करते हैं अपना फार्मूला था। तो 4 यूनिट हमने रिवाइज करने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं टॉपिक का नाम लिखूंगा, आप लोगों ने उस टॉपिक से रिलेटेड जो फार्मूला आपको याद है आपने उसको लिख लेना है। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो फार्मूला हमारे माइंड में आता है वो आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है। एंड दैट फार्मूला इज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। Q इज इक्वल टू एन ई। चार्ज इलेक्ट्रॉन अगर गेन होंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पर जो E की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। और अगर हम 1 कूलम में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये फैक्टर डिवाइड होगा। और ये मैंने आपको कहा था कि जब भी ये फैक्टर 1 से डिवाइड हो तो कई दफ़ा तो क्वेश्चंस के अंदर ये सॉल्व हो जाता है इसी तरह से, लेकिन ज़्यादातर हमें इसको लिखना पड़ता है 6.25 10⁻18। तो 1 कूलम में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये बेसिक चीज़ आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के हवाले से याद रखनी है। बाकी इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या चार्ज आता है वो आपको आइडिया होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कूलम्स लॉ। जो मेरे नाम लिखने का टाइम होता है वो बेसिकली वो टाइम मैं आपको दे रहा हूँ कि वो टाइम आपने यूटिलाइज करना है उस टॉपिक के फार्मूलाज को लिखने में। गलत होगा उसे मसला नहीं है, लेकिन बेसिकली पर्पस पूरा होना चाहिए कि आपको क्या याद है। तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड हमारा फार्मूला क्या होता है? कूलम्स लॉ अप्लाई हम करते हैं पॉइंट चार्जेस के लिए कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 और Q2, और दोनों चार्जेस के इन बिटवीन जो हमारे पास डिस्टेंस है लेट से वो कितना है R, तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसका फार्मूला K टाइम Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इस फार्मूला के अंदर जो K है दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो किसके इक्वल है 9 10⁻9 और वैल्यू के साथ यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू 8.85 10⁻12
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो ये इसके इक्वल भी होगा 1/4 पाई के। तो इस फार्मूला को चेंज करके जब लिखोगे तो क्या आएगा, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब आ जाए इसकी वेक्टर फॉर्म कि अगर हमारे पास वेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कूलम्स लॉ की हमारे पास वेक्टर फॉर्म क्या होती है। तो कूलम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म, उसमें हमारे पास इन्वॉल्व होगा यूनिट वेक्टर, और हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व होता है दैट इज आर, क्योंकि फोर्स इज अलोंग द लाइन कनेक्टिंग बिट द चार्जेस, कि जो लाइन उन चार्जेस को कनेक्ट कर रही होती है फोर्स उसके अलोंग अप्लाई होती है, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो। तो के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के साथ यहां पर आ जाएगा आर कैप। ये जो आर कैप है इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि आर कैप वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है। तो ये इवन फार्मूला आपके पास के Q1 Q2 ओवर आर क्यू बन जाता है जब हम आर की वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहां मैं आर की वैल्यू को लिख भी देता हूं कि यहां पर जो आपके पास आर कैप है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो वैल्यू पुट करने से ये कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म आती है। अब आ जाए नेक्स्ट कूलम्स लॉ के ग्राफ की तरफ कि कूलम्स लॉ का ग्राफ कैसा होगा। अगर हम कूलम्स लॉ में ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, तो हमें पता है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है और पावर 2 के साथ है। इसका मतलब जो ग्राफ होगा फोर्स का और आर का, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। एक तो बात याद रखिएगा कि इनवर्स रिलेशन है और ग्राफ आपके पास पावर के साथ है, तो ये ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल कर्व होगी। एक्सपोनेंशियल कर्व जो होती है ये कर्व होती है, ये पैराबोलिक होती है, तो ग्राफ की शेप इस किस्म की होगी। लेकिन अगर हम देखें कि ग्राफ हमसे पूछा जाए फोर्स का और 1/r स्क्वायर का, तो फिर 1/r स्क्वायर एक वेरिएबल है, 1/r स्क्वायर एक वेरिएबल है और उस पूरे वेरिएबल के साथ इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, और किस पावर के साथ, 1। तो 1/r स्क्वायर के साथ जो ग्राफ होगा वो लीनियर ग्राफ होगा, वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर हमारे पास ग्राफ बनता है अगर हम 1/r स्क्वायर को एक वेरिएबल कंसिडर करें। तो फिर ये आपके पास उसी तरह से जैसे बॉयज लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कर्व होता है, लेकिन अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो प्रेशर का और 1/वॉल्यूम का, तो हमारे पास वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये ग्राफ आप लोगों को पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ से रिलेटेड अगर ग्राफ आए तो किस तरह का होगा। फिर फर्दर जब हम 1/r स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसमें एक और चीज जो हमसे पूछी जा सकती है वो इस ग्राफ की स्लोप है कि इस ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल आएगी। तो स्लोप से रिलेटेड मैंने आपसे लेक्चर शेयर किए हैं और इवन मैंने अब LMS में भी ऐड कर दिए। आप फिजिक्स के कोर्स में जाएंगे तो सबसे नीचे एक्स्ट्रा लेक्चर्स में अब वो परमानेंटली वहां पर अवेलेबल है। स्लोप tan थीटा होता है और tan हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ फोर्स है और बेस हमारे पास है 1/r स्क्वायर, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा FR स्क्वायर के। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि FR स्क्वायर हमें क्या रिजल्ट देता है। तो हम अगर कूलम्स लॉ को देखें तो कूलम्स लॉ हमारे पास है F इज इक्वल टू K टाइम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो F और R स्क्वायर को, तो FR स्क्वायर, K कांस्टेंट है वो डिवाइड हो जाए तो ये किसके इक्वल है, Q1 Q2 के। इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ की स्लोप जो है ये हमें रिजल्ट किसका देगी, चार्ज के प्रोडक्ट का। कि जितनी ग्राफ की स्लोप हमारे पास ज्यादा है इसका मतलब ये होगा कि उन चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा होगा। तो ये हमें 1/r स्क्वायर का ग्राफ रिजल्ट देता है। तो अकेला चार्ज इसका आंसर नहीं होगा, चार्ज का प्रोडक्ट, जो चार्जेस हैं उनका प्रोडक्ट इसका आंसर होगा। तो ग्राफ को रीड करना आपको आना चाहिए। कई दफा ग्राफ की स्लोप हमें आंसर दे रही होती है, कई दफा हमें ग्राफ का जो एरिया है वो आंसर दे रहा होता है। तो एरिया फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर और बेस को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट आता है, और स्लोप फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट।
टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, जिसके फार्मूलाज अगर हम देखें ओवरऑल तो काफ़ी ज़्यादा है। वो फार्मूला फिर केस टू केस वेरी करता है कि कब कौन सा यूज़ होना है, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, उससे पता चलता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूलाज को लिखें। जब तक मैं नाम लिखूंगा आप लोगों ने फार्मूलाज लिखने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको बोल लें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल लें, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोल लें। तो कोशिश कीजिएगा कि जब फार्मूलाज लिखें तो रेफरेंस के साथ लिखें कि ये फार्मूला कब यूज़ होगा। जब आप रेफरेंस के साथ फार्मूलाज लिखेंगे तो तभी आपको याद भी उसी तरह से रहेंगे कि ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर आप रेफरेंस के बगैर लिखेंगे तब आपको मसला होता है, तब आप चीज़ों को भूल जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? अगर हम बात उससे स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब फोर्स पर यूनिट चार्ज की वैल्यू लेते हैं कि लेट्स से एक चार्ज है, इस चार्ज को मैं वेरिएबल क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस चार्ज के अराउंड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज रखा जो चार्ज स्मॉल क्यू है, तो इस चार्ज को ये क्यू कैपिटल क्या करेगा, रिपेल करेगा एक फोर्स के साथ, एंड दैट फोर्स इज एफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रोल वही है जो हमारी अर्थ में ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का रोल है, कि जब हम किसी भी पॉइंट पे स्मॉल जी की वैल्यू लेते हैं अर्थ के ऊपर, तो किस तरह से लेते हैं हम? अगर फोर्स के फार्मूला को देखें कि हमारे पास जो वेट है किसी बॉडी का या ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वैल्यू है एम जी के। तो जो स्मॉल जी होता है वो किसके इक्वल है? दैट इज फोर्स ओवर मैस। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उस पर कितनी फोर्स अप्लाई होती है, तो ये हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन से पता चलता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? दैट इज फोर्स ओवर चार्ज। तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, यहां मैस है, यहां चार्ज। और आप जानते हो कि मैस का एनालॉग चार्ज है या चार्ज का एनालॉग मैस है। तो जो रोल ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का होता है वो रोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूलाज क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला सबसे बेसिक, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये वो चार्ज है जिस पे फोर्स अप्लाई हो रही है। और अब उस फार्मूला के रिलेटिव देखूं जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो फिर ये फार्मूला बन जाता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये वो चार्ज स्मॉल जिस पे फोर्स लग रही है, और कैपिटल क्यू जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें फोर्स वो अप्लाई हो रही है। व्हाट इज आर? आर हमारे पास डिस्टेंस है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा ये हमारे पास आर। तो इस फार्मूला में आर आपका डिस्टेंस है चार्जेस के दरमियान। के की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, तो के की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से ये फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इसके मैं आगे लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इस फार्मूला की वेक्टर फॉर्म भी है, और इससे रिलेटेड हमने जब टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया था कि वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टर फॉर्म के अंदर जो यूनिट वेक्टर इन्वॉल्व होगा वो वही होगा जो फोर्स का, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो सेम, मतलब यहां पर जो यूनिट वेक्टर आपके पास आएगा आर कैप वो सेम है। तो ये आपके पास आर कैप, और यहां पर भी जब आप आर कैप की वैल्यू को पुट करोगे तो ये के क्यू ओवर आर क्यू बन जाएगा। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन हो आर इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे, आप मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ग्राफ वैसे ही हैं जैसे आपके इलेक्ट्रिक फोर्स के ग्राफ हैं। मैं उनको सेपरेटली ड्रॉ करने की बजाय मैं यहीं पर उनको मेंशन कर रहा हूँ। ग्राफ इसके शेप आपके पास सेम होगी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ आर के साथ लेते हो वो ग्राफ कर्व होगा, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ 1/r स्क्वायर के साथ लेते हो तो स्ट्रेट लाइन होगा। जो डिफरेंस बस यहां पर आएगा वो ये आएगा कि उस केस में, फोर्स के केस में जो स्लोप थी वो चार्ज का प्रोडक्ट था,
उस केस में जो फोर्स थी वो क्या था, चार्ज का प्रोडक्ट। इस केस में हमारे पास जो स्लोप है वो अकेला चार्ज आएगा, तो स्लोप चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूलाज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतने फार्मूलाज नहीं है, अभी और भी हैं। नेक्स्ट जो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फार्मूला कब यूज होता है, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो, दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस गिवन हो, तो तब हम इस फार्मूला को यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये चीज होनी चाहिए आपके माइंड में कि आप जब किसी क्वेश्चन को पढ़ें, किसी न्यूमेरिकल को पढ़ें, आपके फौरन माइंड में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। इसलिए मैं इस फार्मूला थॉन के अंदर टॉपिक्स को पहले लिखूंगा, टॉपिक का नाम लिखूंगा, और फिर मैं आपको याद करवाऊंगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपका कौन सा फार्मूला है। तो आप लोग भी जब साथ साथ लिख रहे हो तो पहले टॉपिक लिखो। डायरेक्ट फार्मूला लिखने का आपको फायदा उतना नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमें रेफरेंस याद नहीं हो, बच्चे कहते हैं जी हमें फार्मूला याद नहीं रहता कि हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो वो याद इस वजह से नहीं रहता क्योंकि हम रिवीजन के वक्त उसको उस तरह से रिवाइज ही नहीं करते कि हमने इस फार्मूला को कहां पर यूज करना है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहूंगा कि आप जब फार्मूलाज अभी लिख रहे हैं तो टॉपिक्स के साथ लिखें। अगर मैं टॉपिक लिख रहा हूं तो उसका पर्पज दो है, एक कि आप भी उसको उस तरह से लिखें, और दूसरा उसका पर्पस जो है वो ये कि आप उनको उन टॉपिक्स के नामों से रेफरेंस के साथ याद रखें कि ये फार्मूला कब यूज होना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट कब यूज होता है, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो किसी जगह पर, पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट हो। तो लेट से हमारे पास दो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E। इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज D, और इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डेल्टा V। तो यहां पर जब आप फॉर्मूला लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो क्या लिखते हो, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर D। और नेगेटिव साइन इस वजह से आता है क्योंकि हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे होते हैं चार्ज को। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर D, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपके पास मोस्टली जो गिवन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है, डिस्टेंस गिवन होता है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। और ये फार्मूला हम पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिखें तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ED। और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया था कि अगर हमें दो प्लेट्स में से एक प्लेट का पोटेंशियल गिवन हो तो दूसरे का हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं फिर कहूंगा जब ये नेगेटिव आया तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की जब वैल्यू लिखते हो, फर्स्ट करो VA माइनस VB, तो यहां पर जो आपका ऑर्डर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पहले आपने लो वैल्यू लिखनी है, फिर आपने हाई वैल्यू लिखनी है। ये नेगेटिव साइन उसकी वजह से आता है। अगर आप हाई पहले लिखोगे फिर आप नेगेटिव साइन यूज नहीं करोगे। अब इसका ग्राफ कैसा है, अगर तो हम चार्ज प्लेट्स के लिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो इसके चार्ज प्लेट्स के लिए इस ग्राफ की शेप देखें। ये ग्राफ हमारे पास ड्रॉ किया जाएगा पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान, पोटेंशियल अलोंग y, डिस्टेंस अलोंग x। डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, लेकिन जो इस ग्राफ की शेप होती है फॉर ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स वो स्ट्रेट लाइन होती है। क्यों स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी वजह बड़ी सिंपल सी, क्योंकि जब हम इस ग्राफ की स्लोप को देखते हैं, और स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट है, जो हमें इस टॉपिक से पता चलता है कि ग्रेडियंट नेगेटिव है, मतलब स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप ग्रेडियंट, और वो क्या है, नेगेटिव। क्योंकि ग्राफ को अगर आप देखो तो ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, थीटा 90 से ग्रेटर है, स्लोप नेगेटिव होगी। किसके इक्वल है स्लोप, परपेंडिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस बेस D, और नेगेटिव डेल्टा V ओवर D किसके इक्वल है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जब आप कहते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसका मतलब होता है कि पोटेंशियल के ग्राफ की स्लोप नेगेटिव है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल है। ये मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट यहां पर स्लोप के रेफरेंस से लिया जा रहा होता है।
तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट का ग्राफ प्लेट्स के लिए स्ट्रेट लाइन होगा। और जब मैंने लेक्चर में देखा था तो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर आप पॉइंट चार्ज की बात करोगे तो पॉइंट चार्ज के लिए ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता, फिर ये ग्राफ हमारे पास कर्व लिया जाता है। क्लियर? तो ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फार्मूला जो जीरो फील्ड लोकेशन के लिए यूज होता है। जीरो फील्ड लोकेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादातर आपके मैथमेटिकल होते हैं, लेकिन आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस के लिए जीरो फील्ड कहाँ होती है और सिमिलर चार्जेस के लिए जीरो फील्ड कहाँ होती है। और जीरो फील्ड को न्यूट्रल पॉइंट भी कहा जाता है। तो जब आप इस टॉपिक को लिखें तो साथ इस चीज को भी लिखिएगा कि हमारे पास सिमिलर चार्जेस के लिए कहां होती है और ऑपोजिट चार्जेस के लिए कहां होती है। तो जीरो फील्ड लोकेशन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो। एक ऐसा पॉइंट जहां दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ इक्वल हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो ऑब्वियसली तब जब आप सम लोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, वो जीरो के इक्वल आएगी। अब यहां पर दो केसेस है, एक लाइक चार्जेस का और एक अनलाइक चार्जेस का। मतलब एक आपके पास आपके होगा ऑपोजिट अनलाइक चार्जेस और एक आपके पास होगा सिमिलर मींस लाइक चार्जेस। तो ऑपोजिट के साथ मैं अनलाइक भी लिख देता हूं और यहां मैं लाइक लिख देता हूं। जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनके लिए जो जीरो फील्ड लोकेशन होती है वो बीच में नहीं होती, दरमियान में जो लाइन कनेक्ट करती है वहां नहीं होती, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। तो वहां जो जीरो फील्ड लोकेशन होती है वो या तो आपके पास लेफ्ट पे या राइट पे। अब लेफ्ट और राइट में कहां पर, जो चार्ज छोटा होगा उसके पास। तो अगर मैं कहता हूं कि Q2 ग्रेटर है Q1 से, Q2 ग्रेटर है Q1 से, इसका मतलब Q1 छोटा है। तो Q1 अगर छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर जीरो होगी, आपके लेफ्ट साइड के ऊपर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी अगर Q2 ग्रेटर है Q1 से। तो ये जो डिस्टेंस होता है x विद रिस्पेक्ट टू स्मॉलर चार्ज, ये आपने कैलकुलेट करना होता है और आपको एग्जामिनर दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो देता है। तो किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, उसी को आपने याद रखना है। x इज इक्वल टू डी, डी क्या है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस, डिवाइड बाय x इज इक्वल टू डी डिवाइड बाय अंडर रूट। अब अंडर रूट कंप्लीट पे नहीं है, ऊपर आपके पास कौन सा आएगा, बिगर चार्ज, मैं b लिख रहा हूं, और नीचे कौन सा आएगा, स्मॉलर चार्ज, और इसमें से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। ये शॉर्टकट है डायरेक्ट इस पॉइंट को फाइंड करने का जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। और जब लाइक चार्जेस होंगे, मतलब दोनों चार्ज आपके पास पॉजिटिव हों या आपके पास दोनों चार्ज नेगेटिव हों, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जीरो होती है वो दरमियान में होती है, लाइन कनेक्टिंग द चार्जेस। किसके पास, अगेन अगर मैं कहूं कि Q2 ग्रेटर है Q1 से, तो छोटे चार्ज के पास होगी। तो ये जो डिस्टेंस हमारे पास x, इसको कैलकुलेट किया जाता है और इसके शॉर्टकट में और इसमें फर्क ये है कि सिर्फ साइन आएगा, उधर नेगेटिव साइन है और यहां पर पॉजिटिव साइन है। तो बाकी आपका फार्मूला वही है कि ऊपर बिगर चार्ज, नीचे स्मॉलर चार्ज +1, और अंडर रूट सिर्फ चार्ज की रेशो के ऊपर है, ओवरऑल ये नहीं है। तो ये शॉर्टकट आप जीरो फील्ड लोकेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ये जीरो फील्ड लोकेशन के आपके फार्मूलाज हो गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि अगर एक चार्ज सस्पेंडेड हो दो ऑपोजिट प्लेट्स के दरमियान, कि लेट्स से केस हमें यह दिया गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई चार्ज सस्पेंडेड है, और ऑब्वियसली वो कंडीशन बेस होगा, ऐसा नहीं होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं बस यही होगा,
वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन चेंज करेंगे, चार्ज ऑब्वियसली उसके मुताबिक चेंज होगा। तो मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली उसकी बात करूंगा कि इस फील्ड के अंदर आपके पास एक चार्ज सस्पेंडेड है। अब चार्ज सस्पेंडेड है तो वो कौन सा चार्ज सस्पेंडेड है? फर्स्ट करो यहां पर मैं कह देता हूं कि मेरे पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लग रही होगी? अपवर्ड, और उसका वेट कहां होगा? वो डाउनवर्ड होगा। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट इक्वल होंगे तब ये चार्ज सस्पेंड होगा। तो सस्पेंडेड चार्ज का अगर क्वेश्चन आए, जिसका सस्पेंडेड चार्ज किस में? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको कंडीशन दी होगी या नहीं दी होगी? अगर तो दी हो तो अच्छी बात, अगर ना दी हो तो आपने याद रखना है कि चार्ज सस्पेंड तभी होगा जब उस पर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेट के इक्वल और ऑपोजिट हो। तो यहां से जब आप इक्वल करते हो इन दोनों को तो यह आपके पास आ जाता है ई क्यू और वेट की जगह एम जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम जी ओवर क्यू। तो इस फार्मूला से आप जो चार्ज सस्पेंड हुआ है उसकी वैल्यू क्यू की मैच पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी वो कैलकुलेट की जा सकती है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन है आपके पास फॉर अ सस्पेंडेड चार्ज। अब आ जाए नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? और इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, इसकी कोई वेक्टर फॉर्म नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया प्लेस परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। क्या आपके पास फर्ज करो कोई भी सरफेस है तो उस सरफेस में से पास होने वाली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। जो फॉर्मूला आपको याद आ रहा है उसको लिखें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला मैं अगर रेफरेंस से लिखूं कि फर्स्ट करो आपके पास एक सरफेस है, उस सरफेस का जो वेक्टर एरिया जो हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो ए है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है जिसकी इंटेंसिटी ई है, और इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो यहां पर आपके पास आएगा कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ये आप लोगों ने हर फार्मूला से रिलेटेड याद रखना है, और बेहतर है जहां पर फार्मूला लिख रहे हो वहां साथ लिखो भी कि ये थीटा किन वेरिएबल्स के दरमियान है। तो यहां पर थीटा किसके दरमियान है? थीटा इज बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो ये जो आपके पास वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूं ये वेक्टर एरिया, और वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर एरिया हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो कोई भी अगर आप एक सरफेस ड्रॉ करते हो, लेट्स से ये सरफेस है कोई रेक्टेंगुलर प्लेट, तो ये इसकी सरफेस मैंने ड्रॉ कर दी जिसको मैं शेड कर देता हूं, ये इसकी सरफेस है। तो इसका जो एरिया है वो सरफेस एरिया। इस सरफेस एरिया को अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दो, इस सरफेस एरिया को अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दो, मतलब इसके साथ एक यूनिट वेक्टर आ गया, तो सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय यूनिट एरिया इज बेसिकली वेक्टर एरिया। सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय यूनिट एरिया इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। कि सरफेस एरिया सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, आपने उसको डायरेक्शन दे दी तो ये क्या बन गया? वेक्टर एरिया बन गया। और यहीं से आप वेक्टर एरिया लिखना चाहो तो वेक्टर एरिया इज इक्वल टू, सॉरी यूनिट वेक्टर लिखना चाहो कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है? तो यूनिट वेक्टर आपके पास होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि सरफेस एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एज सच मैं इसमें और नहीं जाऊंगा, इतना ही काफी है। ये फार्मूलाज याद रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर इंक्लोजिंग अ चार्ज, जो हम एफएससी में तो इंपॉर्टेंट समझते हैं क्योंकि वहां पर उसको प्रूफ की फॉर्म में पूछा जाता है
यहाँ पर सिंपल वो एक फार्मूला है और वो फार्मूला गॉसेस लॉ से मिलता जुलता फार्मूला है, लेकिन सेपरेटली उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर enclosing a charge। अब नाम को पढ़ने के साथ साथ उसको समझें कि केस क्या है। ये केस ये है कि हमारे पास एक स्फीयर है, एक स्फेरिकल बॉडी है, और उस स्फेरिकल बॉडी के इनसाइड एक चार्ज है। तो उसकी सरफेस में से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर। अब स्फीयर होना चाहिए क्लोज, ऑब्वियसली कहीं से ओपन ना हो, तो तभी आप उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करेंगे। इनक्लोजिंग अ चार्ज मतलब चार्ज उसके इनसाइड है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? अब स्टेटमेंट के मुताबिक अगर डायग्राम देखें तो ये मतलब है कि एक स्फीयर और उस स्फीयर के हमारे पास सेंटर में एक चार्ज है Q। अब ऑब्वियसली इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो आउटसाइड होंगी हर डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 डायमेंशनल चीज है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो आपने उसकी सरफेस में से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। कि मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी शेप या उसके साइज पे डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ डिपेंड करता है उसके अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होगा। तो ये जो Q आपके पास, ये टोटल चार्ज है, और टोटल चार्ज के हवाले से ख्याल रखिएगा कि चार्ज अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तो आपने उनको ऐड करना, पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव को नेगेटिव लिखना है। तो ये Q आपके पास सम ऑफ चार्जेस हैं जो उसके अंदर इनक्लोज्ड होंगे। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, वो इंडिपेंडेंट है किसके? ऑफ शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। कि वो ना तो उसकी शेप पे डिपेंड करेगा ना उसके साइज पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ डिपेंड अगर करेगा तो वो चार्ज की मैग्नीट्यूड पे करेगा, और उसके अलावा ऑब्वियसली मीडियम, लेकिन उसका ताल्लुक उसकी ज्योमेट्री के साथ बिल्कुल नहीं होगा। अब यही फार्मूला हमारे पास आगे बेस बनता है गॉसेस लॉ की। जब हम गॉसेस लॉ के टॉपिक को पढ़ते हैं तो गॉसेस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है कि अगर कोई क्लोज बॉडी हो तो उस क्लोज बॉडी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? तो गॉसेस लॉ क्या चीज है कि कोई भी एक इररेगुलर क्लोज बॉडी है, क्लोज बॉडी, और उसके अंदर आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस है। लेट्स से ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4। तो गॉसेस लॉ अप्लाई होता है क्लोज बॉडी के लिए, पहली बात, ओपन के लिए नहीं। जो सरफेस होगी तो फ्लक्स होगा, और शेप रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर शेप होना जरूरी नहीं है। इसके ऊपर गॉसेस लॉ को अप्लाई किया जाता है, और गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। वही जो लास्ट टॉपिक था उसका रिजल्ट था। और यहां पर भी जो Q है ये तमाम चार्जेस का सम होगा, कि जितने भी चार्ज वहां पर प्रेजेंट हैं, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उनका सम आएगा। अब यहां पर कई दफा हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि फर्ज करो एक स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर एक चार्ज पॉजिटिव है Q और एक चार्ज नेगेटिव है Q, तो उसका फ्लक्स क्या होगा? तो याद रखिएगा उसका फ्लक्स 0 होगा। क्यों? जितना चार्ज पॉजिटिव अगर उतना चार्ज नेगेटिव, तो उसका जो टोटल चार्ज आएगा वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा, तो फ्लक्स 0। तो गॉसेस लॉ बड़ा सिंपल सा है।
इसमें कोई ऐसा इतना मुश्किल नहीं होती कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना है। सिंपल 1/ε0 टाइम्स क्यू। फिर ये फार्मूला अगर इन टर्म्स ऑफ कूलम कांस्टेंट लिखने को कहा जाए तो फिर इसको कैसे लिखेंगे कूलम कांस्टेंट की फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो के है वो 1/4πε0 के इक्वल है। तो यहां से 1/ε0 की जो वैल्यू आएगी वो 4πk के इक्वल आएगी, 4πk। तो मैं यहां पर इस 1/ε0 को रिप्लेस कर सकता हूं 4πk से। तो फ्लक्स का फार्मूला इक्वल आ जाएगा 4πk इंटू क्यू। तो गॉसेस लॉ अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो ये भी फॉर्म उसकी करेक्ट फॉर्म होगी। अब आ जाए गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस की तरफ। इसकी जब एप्लीकेशंस पढ़ते हैं तो हमारे पास इसकी टोटल 3 एप्लीकेशन हमारे पास डिस्कस होती हैं हमारी बुक के अंदर। एक हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तीनों को डिस्कस करेंगे यहां पर, क्योंकि तीनों के रिजल्ट आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। मतलब हमारे पास एक कोई भी बॉडी है लेकिन हॉलो है और उसकी चार्ज सिर्फ सरफेस के ऊपर है, और आप उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा? इसका आंसर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज इक्वल टू 0। और रीजन क्या है? क्योंकि उसके इनसाइड चार्ज ही प्रेजेंट नहीं होता, फ्लक्स 0 होता है, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी 0 के इक्वल आती है। सेकंड हमारे पास जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। जो इसकी सेकंड एप्लीकेशन है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एन इनफाइनाइट लार्ज चार्ज शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट on an infinite large charge sheet। तो कोई भी एक लार्ज साइज की शीट है जिसकी सरफेस यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? फर्ज करो हमारे पास ये एक सरफेस जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और आप उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हो यहां पर, तो वो वैल्यू किसके इक्वल आती है? दैट इज सिग्मा ओवर 2 टाइम एप्सिलॉन नॉट। अब इस केस में जो सिग्मा है ये क्या चीज है? जो सिग्मा हमारे पास है दैट इज चार्ज डेंसिटी। सिग्मा ये चार्ज डेंसिटी है, और ये कौन सी चार्ज डेंसिटी है? दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा कि चार्ज डिवाइड होगा एरिया से, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन। अब आ जाए नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन, और जो थर्ड एप्लीकेशन वो सेकंड एप्लीकेशन को कंबाइन करने से आती है, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स। बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स। और इवन ये क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? क्योंकि ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं, तो ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स हमारे पास कैपेसिटर की भी हैं। तो कोई भी ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स की स्टेटमेंट यूज हो रही हो, या फिर इनफाइनाइट शीट की बात कर रहे हो लेकिन उन पे जो चार्ज है वो ऑपोजिट है, तो अगर चार्ज ऑपोजिट है तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो दरमियान में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना हो तो वो किसके इक्वल? दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इवन ये भी कह सकते हो कि अगर सिंगल प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर मैं उसको नाम दे देता हूं कि लेट से वो E1 है, जो सिंगल प्लेट की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 और ये E2, तो याद रखिएगा कि जो E2 होता है वो डबल होता है एज कंपेयर टू E1। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव,
तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड होगी तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। इस वजह से यहाँ 2 नहीं आता क्योंकि ऐड हो चुकी है। तो ये इसका रिजल्ट होगा। तो ये गॉस लॉ की आपके पास 3 एप्लीकेशंस हैं जिनको आप लोगों ने याद रखना है और पता होना चाहिए कि कब हमने कौन सा रिलेशन यूज करना। फिर इन फार्मूलाज को इन टर्म्स ऑफ के भी लिखा जाता है। अगर मैं वो भी यहां पर लिखूं तो क्या आएगा, यहां पर एप्सिलॉन नॉट को आप रिप्लेस करेंगे। जब एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करके आप सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा 2 पाई के इंटू सिग्मा, और इसको जब सॉल्व करके लिखेंगे तो ये 4 पाई के इंटू सिग्मा के इक्वल आएगा। तो ये इन टर्म्स ऑफ कूलम कांस्टेंट इसके रिलेशंस हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे यहां पर कवर हो जाते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो भी साथ ही कवर हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब आप इनफाइनाइट से किसी एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड लेकर आओ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना वर्क पर यूनिट चार्ज करना पड़ता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी लिया जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी उस चार्ज के ऊपर कितना वर्क करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो 2 पॉइंट्स के दरमियान होगा और दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करेंगे, वहां पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, फिर आप उन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हो, कंपेयर करते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है कि ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी होता। इन्फिनिटी पॉइंट वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, वहां से एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर आने में कितना वर्क डन लगा, दैट वर्क डन ओवर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट करो यहां चार्ज Q और वर्क कितना है W। तो क्या फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क ओवर चार्ज। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, तो इसको एनर्जी ओवर चार्ज भी लिखा जाता है, U ओवर Q। अब ये फार्मूला उस चार्ज के रिलेटिव है जिस चार्ज पे वर्क हुआ जिसमें एनर्जी स्टोर हुई। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q लेना चाहें, जिसको हम बुक में जो फार्मूला पढ़ते हैं वो यूं पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, जिसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तब इसका फार्मूला देखते हैं क्या होगा, और इसी को आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। तो तब इसका फार्मूला V इज इक्वल टू के Q बाय R, ये इसका फार्मूला। और इसको हम 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R भी लिखते हैं। तो ये इसके फार्मूलाज हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लेक्चर में बताई थी वो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और जो आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो जब कहीं पर टोटल पोटेंशियल फाइंड किया जाता है तो पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव की नेगेटिव लिखकर उनको ऐड करोगे। ये नहीं करना कि आपने सिंपली ऐड कर देना है। पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव लोगे और नेगेटिव का पोटेंशियल आप नेगेटिव लोगे, तब आप उसको सॉल्व करोगे। फिर इसी के रिलेटिव आप इसके ग्राफ को भी याद रखें कि जब इनके ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का, तो वो भी आपके पास फिर डिफरेंट होगा कि पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव हाफ में बनेगा और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव हाफ में बनेगा। मैं दोनों को आपको यहां ड्रॉ कर दूं और फिर उसी के अंदर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव को भी मेंशन कर देता हूं। आई होप आप लोग भी साथ साथ लिख रहे होंगे, अदरवाइज इस पूरे एक्सरसाइज का पर्पस नहीं है कोई अगर आप लिख नहीं रहे हो। देखो V का और R का जो रिलेशन है वो इनवर्स है और पावर 1 के साथ है, तो ग्राफ कर्व जरूर होगा लेकिन कम कर्व होगा, ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि पावर 1 का रिलेशन है। तो ग्राफ ये बनेगा और इन्फिनिटी पे जाकर ग्राफ 0 को टच करेगा। ये ग्राफ पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा और ये ग्राफ नेगेटिव चार्ज के लिए होगा।
अब ग्राफ को अगर आप रीड करो तो ग्राफ ये है कि जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ रहा है आपका पॉजिटिव पोटेंशियल कम होता जा रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है, आपका पॉजिटिव पोटेंशियल कम होता जा रहा है। फर्ज करो अगर यहाँ वैल्यू +10 है तो यहाँ पर वैल्यू आपकी +2 है, तो डिस्टेंस के बढ़ने से वैल्यू कम हो रही है। नेगेटिव के केस में जब आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है आपकी वैल्यू लेसर नेगेटिव हो रही है। लेसर नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वैल्यू बढ़ रही है, कि फर्ज करें यहाँ पर -10 है तो ये -2 है, तो -2 ग्रेटर है -10 से। तो पॉजिटिव चार्ज में डिस्टेंस बढ़ेगा, आपकी जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसकी वैल्यू आप क्या कर रहे हो, वो कम हो रही है। लेकिन नेगेटिव के केस में डिस्टेंस के बढ़ने का मतलब होता है कि आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, जीरो की तरफ जा रहे हो, तो वहां पर वैल्यू आपके पास बढ़ रही होगी। तो इधर आप देखते हो तो 10 जो पॉजिटिव है वो ग्रेटर है +2 से। इस केस में याद रखिएगा कि जो आपका -2 है वो ग्रेटर है -10 से। तो दोनों का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए ये वेरिएबल्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। मैं इनके साथ अगर एक और चीज लिखूं तो वो आपको आइडिया हो जाएगा इससे कि पॉजिटिव चार्ज में जब आपकी आर की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी वी की वैल्यू कम हो रही है, और नेगेटिव चार्ज के लिए जब आपकी आर की वैल्यू बढ़ रही है तो आपके पास वी की वैल्यू बढ़ रही होती है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूलाज और उसके ग्राफ हैं, और जो कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है वो भी। और एक और मैंने बात बताई थी आपको, उसको भी मैं दोबारा से आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दूं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते हो आपका पोटेंशियल डिक्रीज करता है। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करोगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, आप फॉलो कर रहे हो ना, एरो के लॉन्ग जा रहे हो, तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ए का पोटेंशियल बी से ग्रेटर होगा और बी का पोटेंशियल सी से ग्रेटर होगा। अब नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उन पॉइंट्स के दरमियान होगा जहां पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। क्योंकि डिफरेंस हमेशा आप कहते हो ना कि दो चीजों में डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस हमेशा सेम चीजों का लिया जाता है। तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा तो उनका डिफरेंस लोगे ना। तो ये दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड एग्जिस्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूलाज को रिवाइज करते हैं। इसका फार्मूला आपके पास क्या है, अगर एक चार्ज पॉजिटिव, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर दो पॉइंट्स, एक ए और एक बी, ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए, बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी, और ऑब्वियसली बी ए ग्रेटर होगा वी बी से, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो वो अवे जा रही है, ए का पोटेंशियल ज्यादा बी से। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब एक चार्ज को मूव करवाएंगे इन दोनों के दरमियान, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज, कि इन पॉइंट्स के दरमियान कितना वर्क करना पड़ा चार्ज को मूव करवाने में, और ये एनर्जी की फॉर्म में भी स्टोर होगा, तो एनर्जी ओवर क्यू। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, और पोटेंशियल डिफरेंस को इस डायग्राम के मुताबिक आप लिख सकते हो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। और पॉजिटिव साइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि ग्रेटर में से लेसर वैल्यू को आप सेपरेट कर रहे हो। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की फार्मूला। फिर यहाँ फार्मूला एक और भी जो हम पहले पढ़ चुके हैं ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स के लिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी, ठीक है। और इसमें इवन आपके पास जो फोर्स है वो भी इन्वॉल्व हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर चार्ज। तो इस फॉर्म में भी ये फार्मूला लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलास। यदि हमने पोटेंशियल का पढ़ा ना और फिर पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़ा, तो जो इसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है यू, उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके फार्मूला को देखते हैं।
और ये फार्मूला आपके पास आगे बोर्स मॉडल में भी यूज़ होता है कि वहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हो, जो फार्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रो पोटेंशियल आता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप फार्मूलाज में कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हो, इसका फार्मूला है U इज इक्वल टू, एक फार्मूला आप इसको पोटेंशियल इनटू चार्ज की फॉर्म में लिख सकते हो, इवन आप इस फार्मूला को पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज की फॉर्म में भी लिख सकते हो। फिर जब यहां पर V की वैल्यू को पुट किया जाए कि फर्स्ट करो आपके पास एक चार्ज है कैपिटल Q, और जिस चार्ज पे आपने वर्क किया, जिसको मूव करवाया, वो चार्ज है स्मॉल q, और डिस्टेंस हमारे पास जिस पॉइंट तक लेकर आए वो r है, तो फिर ये फार्मूला आपके पास बन जाता है U इज इक्वल टू K QQ ओवर R। तब इस फॉर्म में इस फार्मूला को लिखा जाएगा। और ये न्यूक्लियस वाले केस में भी अप्लाई होगा कि इस केस में अगर मैं कहूं कि आपके पास प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है R, तो तब भी ये फार्मूला अप्लाई करोगे। अगर ये कैपिटल Q, ये स्मॉल q, जो दोनों इक्वल होंगे, तो ये Q स्क्वायर बन जाएगा। तो उस केस में ये फार्मूला, अगर मैं कहता हूं कि कैपिटल Q और Q इक्वल है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, K E स्क्वायर ओवर R। और ये नेगेटिव एनर्जी आपके पास होती है, नेगेटिव साइन, क्योंकि आपने बाउंड किया होता है इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी उसकी नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन को यूज किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। फिर एक टॉपिक आपके पास पंजाब की बुक में आता है, ये बाकी बोर्ड्स की बुक में नहीं है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट का जो पर्पस होता है वो आपके चार्ज की कैलकुलेशन होती है, जो चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट, और इसी एक्सपेरिमेंट से आप चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसके डिफरेंट काम है, चार्ज को फाइंड करना, मास को फाइंड करना, इवन साइज को फाइंड करना। तो इसकी जब एप्लीकेशंस की तरफ हम आते हैं तो सारे के सारे इसके आंसर्स करेक्ट होते हैं। अमेरिकन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट में फार्मूलाज आप अगर देखें तो कुछ तो ऐसे फार्मूलाज हैं जो एक तरह से आप उसको लिख चुके हैं, और वो फार्मूला कौन सा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो इसका मेन फाइनल रिजल्ट होता है। तो बाकी फार्मूला जो इसमें यूज हो रहे हैं मैं वो लिखूंगा यहां पर। तो एक फार्मूला मिलिकन के अंदर यूज होता है ड्रैग फोर्स का, क्योंकि जब आपके पास चार्ज पार्टिकल सस्पेंड होता है तो वहां ड्रैग फोर्स का फार्मूला यूज होता है, और वो ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या है, 6 पाई, ये क्या है आपके पास विस्कोसिटी का साइन, और साथ R इंटू वी। ये ड्रैग फोर्स आप इक्वल करते हो वेट के। जब ड्रैग फोर्स को वेट के इक्वल करते हो तो वहां पर आपके पास चार्ज का रिलेशन आता है, और वो चार्ज का रिलेशन क्या आता है, Q इज इक्वल टू mg d डिवाइड बाय v। कि मिलिकन एक्सपेरिमेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस वो v, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस d, चार्ज पार्टिकल m, और उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू g। तो एक फार्मूला ये यूज होता है। फिर साइज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मींस रेडियस का जो फार्मूला आता है वो क्या आता है, अंडर रूट 9 ईटा, ये विस्कोसिटी, vt टर्मिनल वेलोसिटी, डिवाइड बाय 2 रो जी। रो क्या है, आपकी डेंसिटी। तो ये एक फार्मूला आपके पास साइज के लिए, कि उस चार्ज पार्टिकल का साइज क्या होगा, उसके लिए यूज किया जाता है। तो साइज हो गया, आपका रेडियस हो गया, फिर यहीं से आपके पास मास की कैलकुलेशन भी होती है, और वो होती है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। और फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि चार्ज हमेशा इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये फार्मूलाज हैं जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट में यूज हो रहे होते हैं। तो यहीं से इसका पर्पस ही पता चलता है कि इसको मास, चार्ज और साइज की कैलकुलेशन के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट,
कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटर का टॉपिक आपके पास आ गया कि कैपेसिटेंस से रिलेटेड आपके पास फार्मूलाज क्या है। इसको मैं कैपेसिटेंस सिंपल नहीं लिखूंगा, मैं कैपेसिटर लिखकर और कैपेसिटर में जितने भी फार्मूलाज इन्वॉल्व हो रहे हैं मैं उन तमाम को इसमें रिवाइज करूंगा। अब कैपेसिटर में सबसे पहले फार्मूला आपके पास आता है कैपेसिटेंस का, और कैपेसिटेंस हमारे पास इक्वल है Q बाय V के, चार्ज और पोटेंशियल की कांस्टेंट रेशियो। मैं आगे लिख भी रहा हूं कि इन दोनों की एक कांस्टेंट रेशियो है। फिर इसका फार्मूला जो इसके अलावा आता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, और वो आपके पास आता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइड बाय डी, क्योंकि हमेशा कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान मीडियम होता है, तो इसका फार्मूला एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी है। और इवन अगर आप कंपेयर करना चाहो कि कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम टू कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम, तो कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम जो होता है दैट इज एप्साई आर टाइम्स कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस ऑफ मीडियम। तो एम मीडियम के लिए और वी आपके पास वैक्यूम के लिए जब मीडियम प्रेजेंट नहीं है ये यूज होगा। कैपेसिटर के केस में आपके पास जो ग्राफ इन्वॉल्व होता है दैट इज बिटवीन Q एंड V, Q अलॉन्ग Y, पोटेंशियल अलॉन्ग X, और इनमें रिलेशन आपको पता है डायरेक्ट है और लीनियर है पावर 1 के साथ, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर रिलेशन। इस ग्राफ की जो स्लोप है और एरिया हमें रिजल्ट देते हैं। स्लोप परपेंडिकुलर ओवर बेस वो कैपेसिटेंस का रिजल्ट देती है, और अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ जाएं कि इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो हमें क्या रिजल्ट देता है, तो वो हमें एनर्जी स्टोर्ड का रिजल्ट देता है। तो एरिया अंडर द ग्राफ यू के इक्वल एनर्जी के, और वो ट्राइंगुलर शेप है, और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ क्यू वी। ये क्या है, ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फार्मूला है, और रिजल्ट एरिया से एनर्जी का आता है। क्लियर। इसमें ग्राफ आपके पास Q और V का, वो ग्राफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन, एरिया क्या रिजल्ट देगा, और आपके पास इसके अलावा स्लोप क्या रिजल्ट देगी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फिर एनर्जी स्टोर्ड का, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के फार्मूलाज आपके पास एक से ज्यादा हैं। अब देखें वो फार्मूलाज क्या हैं। एक फार्मूला आपके पास जो लास्ट मैंने लिखा हाफ टाइम Q इंटू वी। इसके अलावा फार्मूला आपके पास जो बनता है जब आप फर्दर इसमें Q और V की वैल्यूज सेपरेटली पुट करते हो, तो एक फार्मूला इसका बनेगा हाफ टाइम CV स्क्वायर, और एक इसका फार्मूला बनेगा हाफ टाइम Q स्क्वायर बाय C। एक चीज याद रखिएगा कि आपके पास जो रिलेशन है एनर्जी का वो Q की पावर 2 के साथ होता है। जब भी चार डबल एनर्जी आपके पास डबल नहीं 4 टाइम्स, और एनर्जी का ताल्लुक पोटेंशियल की पावर 2 से भी होता है। कई बच्चे पहले वाले फार्मूला से गलती करते हैं, तो पहले वाले फार्मूला में Q और V दोनों है, तो Q डबल करोगे तब भी V डबल होगा, तो हमेशा आपका आंसर 4 टाइम्स आ रहा होता है। इसके अलावा जो एनर्जी स्टोर का फार्मूला जो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज हाफ टाइम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर ए इंटू डी। तो ये इसके फार्मूलाज है, और यहां पर अगर आप ई की वैल्यू पुट करो, क्योंकि प्लेट्स के दरमियान जो ई है दैट इज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर आएगा, तो तब इस एनर्जी का फार्मूला चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में वो बनेगा हाफ टाइम सिग्मा स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए इंटू डी। ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के फार्मूलाज है। फिर इसमें एक और वेरिएबल जो इन्वॉल्व होता है वो एनर्जी डेंसिटी का है। एनर्जी डेंसिटी जहां पर भी हो, चाहे सॉलिड्स में हो, चाहे आपके पास इंडक्टर में हो, चाहे कैपेसिटर में हो, एनर्जी डेंसिटी हमेशा वॉल्यूमेट्रिक होती है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड को वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है।
तो जब यहां पर फार्मूला में देखो तो ए डी ये वॉल्यूम है, तो जब आप इसके फार्मूला को लिखेंगे तो ये बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। और यहां से पता चलता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतनी आपके पास एनर्जी डेंसिटी भी ज्यादा, इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट और पावर 2 के साथ बनता है। ये एनर्जी का और एनर्जी डेंसिटी का आपका रिलेशन है। नेक्स्ट आ जाए कैपेसिटर के अंदर कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज के और पैरेलल के रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए, वो आप टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ यहां पर रिजल्ट जो फाइनल है उसकी तरफ जाऊंगा कि सीरीज में अगर कैपेसिटर्स अटैच हो, एक लाइन में अटैच हो, एंड टू एंड अटैचमेंट हो, कि फर्स्ट करो 3 कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटेंस C1 C2 C3, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो रेसिप्रोकल को ऐड करने से आएगी, और सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम होती है। पैरेलल में अगर ये कैपेसिटर्स अटैच है तो फिर आपके पास क्या होगा, आपकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ती है। तो जब भी साइड बाय साइड कैपेसिटर्स अटैच होते हैं कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। अगर ये C1 ये C2 ये C3, तो टोटल कैपेसिटेंस इनका सम होगी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये रिजल्ट आप याद रखें। फिर इसमें एक n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर n कोई भी नंबर है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C, फर्स्ट करो 10 कैपेसिटर्स हैं और जो 10 कैपेसिटर्स हैं तमाम की कैपेसिटेंस इक्वल है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C। तो अगर ये कंडीशन हो तो फिर सीरीज में अगर वो कैपेसिटर्स अटैच हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बाय n आती है, और अगर वो कैपेसिटर्स पैरेलल में अटैच हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस n टाइम्स C आती है। तो ये भी आप लोगों ने रिजल्ट्स याद रखने हैं। एक और चीज जो आपको यहां पर हेल्प करती है सीरीज के केस में, और ये 2 कैपेसिटर्स के लिए होता है कि अगर 2 कैपेसिटर्स हों और वो सीरीज में अटैच हो तो उनके लिए डायरेक्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी हो तो प्रोडक्ट ओवर सम लिया जाता है। ये 2 के लिए अप्लाई होता है, 2 से ज्यादा के लिए फिर इसको अप्लाई नहीं करते। तो ये 2 के लिए डायरेक्ट याद रखें कि 2 में अगर कैपेसिटर अटैच है सीरीज में तो उनकी आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कैसे करोगे, ऊपर उनका प्रोडक्ट ले लो और नीचे उनका क्या ले लो, सम ले लो। नेक्स्ट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ये भी कैपेसिटर का हिस्सा है। इसमें भी 2 फार्मूलाज आपके पास इन्वॉल्व होते हैं, चार्ज जो इंस्टेंटेनियस है उसके लिए, तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब कौन से फार्मूलाज हैं, एक फार्मूला जो आपके पास जनरल है टाइम कांस्टेंट का, चाहे चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो टाइम कांस्टेंट इक्वल होता है, इसका सिंबल टॉ जो टॉर्क वाला, और ये रेजिस्टेंस का और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट होता है। फिर नेक्स्ट फार्मूलाज आपके पास जो आते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, वो इंस्टेंटेनियस चार्ज के आते हैं कि किसी भी टाइम के ऊपर अगर आपने चार्ज को कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला क्या आएगा। तो चार्जिंग के केस में एट एनी टाइम t जो फार्मूला है दैट इज Q नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। और डिस्चार्जिंग के केस में जो इंस्टेंटेनियस चार्ज का फार्मूला दैट इज Q इज इक्वल टू Q नॉट, Q नॉट क्या, मैक्सिमम चार्ज टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये 2 फार्मूलाज हैं। फिर ये जो 2 फार्मूलाज आपके पास हैं, इन फार्मूलाज को फिर आगे आप परसेंटेज में जो लिखते हो वो यहीं से लिखते हो कि अगर मैं यहाँ कहूँ कि चार्जिंग के केस में अगर टाइम आर सी के इक्वल है, कि जब टाइम कांस्टेंट के इक्वल होगा तो कितना चार्ज स्टोर होगा, टोटल चार्ज का 63%, और डिस्चार्जिंग के केस में कितना चार्ज रिमेनिंग होगा, टोटल चार्ज का 37%। वो इन फार्मूला से आता है।
तो ये आप लोगों ने चार्जिंग डिस्चार्जिंग में चीज़ याद रखनी है। फिर ग्राफ कैसे होते हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग के? जो चार्जिंग होगी उसमें आपका चार्ज ग्रो कर रहा होगा और डिस्चार्जिंग के अंदर आपका जो चार्ज है वो कम हो रहा होगा। मैं दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर दूं, बल्कि ग्राफ अगर सेपरेट ड्रॉ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। एक तरफ मैं चार्जिंग के ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और एक तरफ डिस्चार्जिंग के। और चार्ज का ग्राफ चाहे चार्जिंग का हो या डिस्चार्जिंग का हो, दोनों ग्राफ कर्व होते हैं, एक्सपोनेंशियल कर्व्स होते हैं, पावर के साथ रिलेशन होता है। तो दोनों ग्राफ के बारे में याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल कर्व है। ये ग्राफ है चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग के लिए ग्राफ डाउनवर्ड आएगा लेकिन होगा कर्व। तो दोनों क्या है? एक्सपोनेंशियल कर्व्स है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, लीनियर आपका रिलेशन नहीं होता। फिर ग्राफ पोटेंशियल का अगर ड्रॉ किया जाए तो याद रखिएगा जो ग्राफ चार्ज का होता है वही ग्राफ पोटेंशियल का भी होता है। क्यों? बिकॉज क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी। लेकिन जो करंट का ग्राफ होता है वो इसकी स्लोप से आता है। तो जब आप इस ग्राफ की स्लोप फाइंड करोगे, स्लोप आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस चार्ज ओवर टाइम, तो वो करंट के इक्वल आएगा। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ग्राफ की जो स्लोप है वो आपके करंट के ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है। ये टॉपिक में हमने डिटेल में बात की थी। तो पहले केस में अगर आप देखो, चार्जिंग के केस में तो आपकी स्लोप कम हो रही है, तो चार्जिंग के केस में आपका करंट डिक्रीज करता है। और डिस्चार्जिंग के केस में आपका जो करंट है वो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। तो ग्राफ बल्कि मैं नेगेटिव हाफ में ही ड्रॉ करूंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। करंट यहाँ पर नेगेटिव लगा रहा हूँ और यहाँ टाइम, ये करंट यूँ होगा। तो ये आपके पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ग्राफ है। ठीक है जी, तो ये आपके पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कवर हो गया। और उसके ग्राफ इसमें फार्मूलाज भी मैं लिख दूं, क्योंकि मैंने लेक्चर में बताए थे आपको कि करंट का ग्राफ फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। और सेम फार्मूला आपके पास डिस्चार्जिंग का भी होता है। और जो पोटेंशियल का फार्मूला वो वही होगा जो चार्ज का। ठीक है, उसमें फार्मूलाज डिफरेंट नहीं होते। अगर चार्ज का फार्मूला चार्जिंग का Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी है, तो अगर आप पोटेंशियल के फार्मूला को लिखो चार्जिंग में तो वो भी यही है, V इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। और डिस्चार्जिंग के केस में Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। और पोटेंशियल का भी V इज इक्वल टू वी नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। क्लियर? एक दो चीज़ें और मैं आपको उसमें बता दूं कॉम्बिनेशंस के अंदर, कि कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास जो टोटल चार्ज होता है सीरीज में वो सेम होगा। इसका मतलब ये है कि सीरीज के केस में आपके पास अगर यहाँ चार्ज क्यू फ्लो करेगा तो सब में सेम होगा, जबकि पैरेलल के अंदर अगर यहाँ चार्ज क्यू है तो वो डिवाइड होगा। पोटेंशियल सीरीज में डिवाइड होता है और पैरेलल में उसका सम लिया जाता है। ये बातें हमें अच्छी तरह से पता है। एक फार्मूला जो पर्टिकुलरली सिर्फ सिंध के अंदर है कैपेसिटेंस का, ये सिंध के अलावा आपके पास जो बाकी बोर्ड्स हैं उनमें नहीं आता, उसको भी देख लें। और बाकियों को पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा टेस्ट आप देते हो जो एमडी कैट से अलावा है तो वहां पर ये आपको हेल्प कर सकता है। ये फार्मूला किसका है? दैट इज कैपेसिटेंस व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस के, कि अगर डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस की फॉर्म में फार्मूला दिया जाए, थिकनेस कितनी फर्ज करो, मैं फार्मूला के मुताबिक टी कह देता हूं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास एप्सिलॉन आर इज इंसर्टेड, तो तब ये फार्मूला देखें क्या बनता है। दैट इज कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी
जो दोनों प्लेट्स में डिस्टेंस है माइनस टी जो थिकनेस होगी प्लस टी ओवर एप्साई आर। तो ये फार्मूला पर्टिकुलरली अप्लाई होता है जब आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस गिवन हो। तो हम जो फार्मूलाज पढ़ते हैं बाकी बोर्ड्स में ऐसा उसमें तो हम थिकनेस को कंसिडर नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर थिकनेस को कंसिडर करके सवाल आए कि थिकनेस चेंज करेंगे तो फिर क्या रिजल्ट आता है, तो तब ये फार्मूला आपके पास यूज होता है। तो फर्स्ट करेंगे कैपेसिटर की प्लेट्स, बाकी सारे वेरिएबल्स आपको पता है। इनके दरमियान क्या किया आपने, एक डाइलेक्ट्रिक को इंड्यूस करवा दिया और अब आपको उस डाइलेक्ट्रिक जो इंट्रोड्यूस करवाया उसकी थिकनेस का उन्होंने बता दिया कि थिकनेस उसकी क्या है। तो अब इसकी जो थिकनेस हमें गिवन है ये वाली, ये टी है। जो प्लेट्स के दरमियान स्पेसिंग है वो डी है, जो एरिया है वो ए है। तो अब आपके पास कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा, ये सिंध की बुक में मेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा और कोई चीज हमारे पास नहीं है। क्लियर। तो ये थिकनेस के बारे में ख्याल रखिएगा कि ये कैपेसिटर की प्लेट्स की थिकनेस नहीं है, ये थिकनेस जो है ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक की है। तो मैंने डायग्राम में ये क्लियर किया है, कैपेसिटेंस आपके पास प्लेट की थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो इसमें आप दोनों चीजों को मिक्स ना करें। यहाँ टी जो है, जो स्मॉल टी, ये प्लेट्स की थिकनेस नहीं है, ये थिकनेस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक है। चीज़ों को मैं हमेशा कहता हूँ रेफरेंस के साथ याद रखें, अदरवाइज गलती होगी। तो जो फार्मूला लिख रहे हैं नीचे वेरिएबल्स को भी लिख लें, गलती के चांस कम हो जाएंगे। एनर्जी के केस में आपका फार्मूला जो ये क्यू वी है, इस फार्मूला को इन टर्म्स ऑफ एन नंबर ऑफ चार्जेस अगर लिखा जाए तो ये हाफ एन ई इंटू वी, ये फार्मूला यूज होगा। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फार्मूलाज हैं वो कंप्लीट हो गए।